हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण हो जाता है, इसके अति लघु 3 टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना रहेगा, वहां पे हर एक चीज आपको सीरियल वाइज मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी शिक्षा में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पहले हम लोग क्लियर करेंगे और उसके बाद सीरीज की तरफ चलेंगे। तो देख लेते हैं, कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ विराम चिन्ह होते हैं जिनका यूज करना होता है, क्योंकि अगर विराम चिन्हों का आपने यूज नहीं किया तो क्या होता है, अर्थ से अनर्थ भी हो जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने पूर्ण विराम के बारे में बात की थी, अल्प विराम के बारे में बात की थी और प्रश्न चिन्ह के बारे में बात की थी। प्रश्न चिन्ह कब लगाया जाता है? जब हम प्रश्न पूछते हैं उसके अंत में लगाते हैं। पूर्ण विराम यानी जब हम अपनी बात को खत्म कर लेते हैं, यानी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं। और अल्प विराम जैसे कोई बात कहते हैं और हल्के से सांस लेते हैं, सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि हम ठहरे हैं, लेकिन जैसे 2 चीजों का नाम लिया, कोई भी मान लीजिए, कोई भी आपने 2 चीजों का नाम लिया, यानी किताब पेन या राम श्याम या सीता गीता, राधा मोहन, कुछ भी, या आलू टमाटर, बैंगन गोभी, कुछ भी आपने नाम लिया। अब बीच में ऐसा लगे कि आप ठहरे नहीं है, लेकिन आपने सांस ली है, तो उसमें किस चिन्ह का यूज होता है? तो अल्प विराम का यूज होता है, जैसा कि कल की वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे कि अर्ध विराम क्या होता है। तो अर्ध विराम देखिए, ये चिन्ह इस तरह से होता है, अर्ध विराम, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, जहाँ पे तथा, कैसे, जैसे, इसको नहीं लगा सकते, लेकिन 2 वाक्यों यानी 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब क्या लिखा हमने? सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब हम क्या करेंगे? इस चिन्ह का यूज करेंगे, और इस चिन्ह का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे? दूसरा उपवाक्य लिखेंगे, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। यहाँ पे क्या लिखेंगे? भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता, कौन नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो इस तरह से आपने किसके बारे में सीखा? तो आपने सीखा अर्धविराम के बारे में। अब बात कर लेते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये चिन्ह क्या होता है? हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना, आपके माइंड में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने इन सब का नाम सुन रखा होगा। बस ये है कि डिटेल नहीं पता होगी, कहाँ पे यूज करना है ये नहीं, बाकी ये सभी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। तो विस्मयादित बोधक चिन्ह इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से लाइन और एक बिंदु होता है। तो ये चिन्ह कब लगाते हैं? जैसे किसी ने कहा एकदम से आके अचानक से इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल हो गई। जैसे आपने सुना कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, और इतने कठिन परिश्रम के बाद आप इतनी सफलता आपको मिल गई, बहुत अच्छी बात है, यानी मतलब आप बहुत खुश हुए, है ना। और कोई बात, हर्ष, शोक, उल्लास, यानी किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके बाद इस चिन्ह का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये क्या, कौन सा चिन्ह कहा जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। उसके बाद आपका एक चिन्ह हो जाता है लाघव चिन्ह, ठीक है ना। तो लाघव चिन्ह ये शून्य जैसा होता है। कैसा होता है? इस तरह का होता है। इसका यूज कब करते हैं? जैसे हमें लिखना होता है उत्तर प्रदेश, इस तरह से लिखते हैं ना, उत्तर प्रदेश, लेकिन जब हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं उ, और इस तरह से लाघव चिन्ह लगाते हैं, और फिर बा, और इस तरह से सभी लोग ऐसे लिखते हैं। ऐसे प्रश्न उत्तर भी ऐसे लिखा जाता है कि भाई हमको लिखना है प्रश्न उत्तर, और हमने लिखा क्या? प्रश्न और उत्तर, यानी लाघव चिन्ह का हमने क्या किया? यूज किया। तो इस तरह से हम लाघव चिन्ह का यूज करेंगे। उसके बाद कौन सा चिन्ह हो जाता है? हंस पद। अब ट्रिक क्या है कि हमको हंसी कब आती है? जब हमारा कोई काम बन जाता है ना, और जब बिगड़ जाता है तब क्या रोना आता है। तो यानी ट्रिक देखिए क्या हो गई, हंस पद को कैसे पहचानेंगे? देखिए हंस पद, तो हंस को आप
यहाँ पे हस हो गया, है ना। और ये चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। अब जैसे आपने कोई चीज लिखी, कोई भी एक सेंटेंस मान लीजिए, कोई भी आप अपने माइंड से कोई सेंटेंस ले लीजिए, तो क्या होगा, जैसे राधा गा रही है, और आपको ये लिखना था, लेकिन आपने क्या लिखा, राधा रही है, और गा आप भूल गए लिखना। अब क्या करेंगे, इस चिन्ह का यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जगह भी नहीं है, अभी तो हमने गा लिख दिया था एग्जाम्पल के समझाने के लिए, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, राधा रही है। आप देखिए यहाँ पे जगह भी नहीं बची। अब आप क्या करेंगे, इस हंस पद का यूज कर लेंगे और गा आप इसके ऊपर लिख लेंगे। तो यानी जब काम बिगड़ा तो आप दुखी हुए, और जब आपने इस चिन्ह का यूज किया आप खुश हो गए, भाई आपका काम बन गया, तो ये हंस पद हो गया। इस तरह से इसका यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग और भी चीजों को समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और हम लाइक सब्सक्राइब के लिए तो नहीं कहेंगे, अब आप लोग खुद कर दीजिएगा, ठीक है। तो श्रुत लेख का मतलब क्या होता है, किस लेख का, तो यहाँ पे लिखते हैं श्रुत लेख। अब नाम ही से पता चल रहा है कि श्रुत लेख होता क्या है, सुनकर, है ना, श्रुत सुनकर लिखना। यानी हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे हो, आप अध्यापक हो, आप बोल रहे हो, बच्चे लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, श्रुत लेख। जो आम बोलचाल की भाषा में हम जिसे डिक्टेशन कहते हैं, इमला कहते हैं, तो ये होता है श्रुत लेख। कक्षा 5 के बच्चों से यहाँ पे स्टार्ट करा दिया जाता है। उनको क्या होता है, जैसे ज्ञान हो जाता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनमें जो भी त्रुटियां होती है वो भी दूर हो जाती हैं इससे। और श्रुत लेख के अलावा सुलेख क्या होता है, तो सुलेख भी देख लेते हैं। तो सुलेख, इसका मतलब क्या होता है, सुलेख का मतलब होता है सु प्लस लेख। सु प्लस लेख यानी सुंदर लेख। क्या होता है, सुंदर लेख। तो इसका मतलब सुंदर लेख होता है। तो इसका करते कैसे है, यूज कैसे करते हैं, यानी जो हमने जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा और आपने ज्यों का त्यों उतार लिया, है ना, या आपके पास नोटबुक है और आपने नोटबुक में उसमें देख देख के लिखा, तो ये क्या हो गया, ये सुलेख हो गया। सुलेख से क्या होता है, राइटिंग अच्छी होती है। जैसे किसी की राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है कि आप सुलेख क्या कीजिए, सुलेख करने से क्या होता है, राइटिंग अच्छी हो जाती है, यही तो आप बताते हैं ना। तो सुलेख यानी सुंदर लेख। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कौशल। भाषाई कौशल कितने होते हैं, तो भाषाई कौशल टोटल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह है, ठीक है ना। तो भाषाई कौशल कितने टोटल होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जब हम अच्छा कोई चीज जैसे हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो, है ना, और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो और उसके बाद आप लिखोगे। तो यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल हो जाते हैं। 4 कौशल हो जाते हैं। सबसे पहला कौशल कौन सा हो जाता है, भाई छोटा बच्चा भी होता है तो वो भी हमारी बात को सुनता है ना। तो यानी सबसे पहला भाषाई कौशल हो जाता है सुनना। और क्वेश्चन भी इससे संबंधित आते हैं कि सबसे पहला कौशल कौन हो जाता है या भाषाई कौशल कितने हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो हम लोग चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे, ठीक है। तो 4 हो जाते हैं। कौन से, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो एक ट्रिक है सुबोपाली। कौन सी ट्रिक है, तो सुबोपाली। तो सुबोपाली से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। सु से सुनना, सु से सुनना, और बो से बोलना, बोलना, और प से पढ़ना, और लि से लिखना, है ना, ली से लिखना। यानी देखिए चारों हो गए। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद आपको पता है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं टोटल, तो 11 होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितने होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, स्वर जो हो जाते हैं वो 11 हो जाते हैं। और व्यंजन कितने हो जाते हैं, तो व्यंजन हो जाते हैं 33। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो होते हैं 4। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो हो जाते हैं 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन।
अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि हम तो अपनी बात को क्लास के माध्यम से कह पाते हैं, लेकिन आपके पास एक माध्यम है कमेंट करना। क्योंकि कोई भी बात हो जब एक दूसरे से कहेंगे नहीं, जैसे हमको कोई अगर प्रॉब्लम है हम आपसे कहेंगे नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमसे कहेंगे नहीं, तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कहना पड़ता है। तो आपको अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें। उसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, भर भर कर पूछे जाते हैं। ये है सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, दो भी आ जाते हैं, इस तरह से होता है। यानी जब आपको हर एक चीज आएगी तभी आप कर पाओगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जो ईश्वर को मानता हो। अब आपने बोला जो ईश्वर को मानता हो, बोलने में टाइम भी लगा। अब उसका एक शब्द हमने बोल दिया आस्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो वो कौन होता है? तो नास्तिक, है ना। एक वर्ड में आपने कह दिया। उसके बाद आपका अनुस्वार और अनुनासिक हो जाता है। थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा वीडियो, क्योंकि देखिए पहले आपको डिटेल समझाई जाएगी, उसके बाद जो सीरीज है वो कंटिन्यू की जाएगी, और आज आपके अति लघु उत्तरीय जो टाइप क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और जो कल का वीडियो है उसमें लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो कभी शॉर्ट वीडियो, कभी लॉन्ग, ये तो सब चला करता है। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप ना कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा जरूर। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अनुस्वार और अनुनासिक। इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार, तो इसमें आपने देखा एक ना लगा है, तो एक ना लगा है यानी अंक की बिंदी। जैसे आपने लिखा अंग, अंक, अंश, तो ये हो जाता है। और अनुनासिक, 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 इसमें कितने ना है? दो ना है। तो एक ना को आप चांद मान लें, दूसरे ना को आप एक बिंदी मान लें। तो देखिए ट्रिक से आपने कितनी आसानी में सीख लिया कि अनुस्वार यानी एक बिंदी, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी। तो इस तरह से हो जाता है। फ्रेंड्स चलते हैं सीरीज की तरफ, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है उसको, तो जो क्षत्रिय वाला छ वर्ण किसके योग से बना है, ये पूछा गया है कि ये जो क्षत्रिय वाला छ है किन वर्णों के योग से बना है। तो का और इसमें हलंत लगा हुआ है प्लस पिछड़ी शा। देखिए हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था कि कहीं पर आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है का प्लस पिछड़ी शा, और दूसरे ऑप्शन में आपको मिल जाए का और हलंत और प्लस पिछड़ी शा। तो आप किस पर टिक करेंगे? आप सेकंड वाले पे टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे हलंत लगा हुआ है और फर्स्ट वाले में हलंत नहीं लगा हुआ है। और कभी कभी क्या होता है मिसप्रिंट की वजह से, मान लीजिए ये सेकंड ऑप्शन नहीं आपको दिए गया यानी दिया गया है और यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, कोई और शब्द लिखे हुए हैं, कोई और अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन एक ऑप्शन में का प्लस पिछड़ी शा है, तो आप फिर इस पर टिक करेंगे। फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है ना। तो यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखे, यानी क्रमशः यानी लाइन से, है ना। पहले अर्वाचीन का लिखिए, उसके बाद उचित का लिखिए। तो अर्वाचीन का प्राचीन हो जाता है और उचित का अनुचित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि का हो जाता है अनल, पावक, आग हो जाता है। अमृत का पीयूष, सुधा, सोम हो जाता है। गणेश का लंबोदर, विनायक, गणपति, ये हो जाते हैं। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। अंश और अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ है कंधा। यानी अंश जैसे किसी चीज़ का भाग कि थोड़ा सा अंश हमें दे दीजिए, ये थोड़ा सा इसका अंश है, यानी किसी चीज़ का बंटवारा करके जो भाग प्राप्त होता है वो। और जो अंश यानी छोटा आ और ऊपर चंद्र अंक की बिंदी ये है और उसमें सा, तो ये अंश हो जाता है, तो ये कंधा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अज्ञ का विज्ञ तथा
उन्मुख का विमुख हो जाता है। शरीफे वाला शाह, पिछड़ी शाह और छोटा सा यानी सपेरे वाला सा और हा किस प्रकार के व्यंजन है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे आप शाह बोले तो एक सीटी निकली, ठीक है ना, और गर्म वायु भी निकली, तो क्या है ये स्पर्श संघर्षी भी है यानी ऊष्म संघर्षी हैं ये। और ये पूछे भी जाते हैं कि इनकी संख्याएं क्या हैं, ये कौन कौन से हैं। तो जब आपको पता है ये 4 ही हैं तो जहाँ पर इन चारों में से कोई एक है और ऑप्शन वाला है तो उस पर आप टिक कर दें, अगर नहीं है तो उस पर नहीं पे टिक कर दें, है ना। और टोटल संख्या इनकी कितनी हो जाती है? तो 4 हो जाती है। भृंग और विटप शब्द के क्रमशः 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग का मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा हो जाता है। विटप का तरु, पेड़, वृक्ष, पादप हो जाता है। श्रुतलेख का क्या अर्थ है? श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, है ना। जैसे आपको ऐसे नाम से ये पता चला होगा कि श्रुत यानी सुनकर लिखना, यही तो है ना। और कुछ लोग ये समझेंगे कि सुंदर लेख, सुलेख, तो सुलेख जो है वो होता है सु प्लस लेख, सु प्लस लेख इसको कहते हैं सुंदर लेख। और श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में डिक्टेशन, इमला बोलते हैं, है ना। तो कक्षा 5 के जो छात्र होते हैं उनसे ये कराया जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना प्रारंभ कर दे तो अच्छा होगा। यानी श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। यानी जैसे इमला कैसे लिखते हैं भाई, अध्यापक हमारे बोल रहे होते हैं और हम लिख रहे होते हैं, है ना, ऐसे तो होता है। श्रुतलेख का उद्देश्य शब्दों को सही लिखना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना है। भाई जब सुनकर लिखेंगे तो जो भी कमियां होंगी वो सही हो जाएंगी, है ना, और लिखने में भी स्पीड आएगी। समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो समानार्थी यानी समान अर्थ जो प्रकट करते हो उनको हम क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची भी कह सकते हैं। जैसे एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को गर्म यानी मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के कौशल 4 हो जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप देखिए ये आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और किस तरह से आते हैं कि जो हिंदी भाषा के कौशल हैं वो टोटल कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। सबसे पहला कौन हो जाता है? तो अब आप कहेंगे सबसे पहला, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आपका सुनना हो जाता है कि बच्चा जब जाता है क्लास में तो क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद बोलता है और फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो इससे रिलेटेड कई मतलब किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपका आंसर वही होगा। आप किस तरह से याद कर लें? सुबोपाली से। कैसे याद कर लें? सुबोपाली से। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो भाई पहला सुनना है, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा आपका ये जो 4 नंबर का वर्ड ये आपका लिखना हो जाता है, ठीक है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई हो जाती है। भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ, कुल 11 स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय
यानी उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फुरित होकर मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिसमें हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था और धा, पा, फा, बा और कौन हो जाता है? भा हो जाता है। स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब मुख द्वारा जब मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, यथा चा, छा, जा, झा, ये हो जाते हैं। उसके बाद है अनुनासिक किसे कहते हैं? तो जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुलता रहता है, तो यह जैसे ना, या, अणा, ना, मा, अनुनासिक। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, उ और ऋण हो जाते हैं। लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, यथा रा। अर्धस्वर किसे कहते हैं? इनके बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, यथा या, वा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, अक्षर समूह यानी अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला हो जाता है। ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे ह्रस्व स्वर होते हैं, यथा छोटा, छोटी, छोटो। ऊष्मी व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तो रट ही गया होगा। 4 हो जाती है। कौन कौन से हो जाते हैं? तो शरीफ वाला शा, छोटा सा, पिछड़ी शा और हा हो जाता है। ठीक है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं? तो देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है? तो भाव और विचारों का माध्यम भाषा है। जब हम भाषा क्या करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जो भाषा होती है उसी के द्वारा तो हम आदान प्रदान करते हैं ना। और मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? तो मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा। हम अपनी बात को कहना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? मुख से बोलकर ही कहेंगे, है ना। तो मौखिक भाषा हो जाती है। और पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? लिखित भाषा के द्वारा। भाई क्या है, जब हमने कुछ लिखा तब आपने उसको पढ़ा, तो यानी क्या हो गया? लिखित भाषा द्वारा। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें तो परिशिष्ट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा की 4 दक्षताएं बताएं। तो 4 दक्षताएं या कौशल, है ना, तो 4 हो जाते हैं। कौन से? पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना, ये हो जाता है। अब देखिए इसमें जो जैसे सुनना लास्ट में आया है, पढ़ना पहले आ गया है, लिखना फिर सेकंड नंबर पर आया और बोलना 3rd नंबर पर आया। अब इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए, इसमें जैसे मान लीजिए ये सीरीज़ इस तरह से दे दी जाए और इसमें पूछा जाए प्रथम कौन सा है, तो आपको पता है सुबोपाली। तो सुबोपाली से आप क्या करेंगे? सा में छुटो की मात्रा यानी सुनना, सुबो बा में ओ की मात्रा यानी बोलना, पाली पढ़ना, ला में छुट्टी की मात्रा यानी पाली लिखना। तो इस तरह से हो जाता है। भाषा के कितने रूप है? भाषा के लिखित व मौखिक 2 रूप है। भाई हम अपनी बात को किसी से या तो बोल कर कह सकते हैं, भाई हमने बोला और आपने सुना, या हम अपनी बात को किस तरह से कह सकते हैं? लिख कर। तो क्या हो जाता है कि भाई या तो हम बोल कर कहें या तो हम लिख कर कहें, तो 2 रूप हो जाते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो लिख कर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। लिपि क्या है? अब लिपि के बारे में समझ लेते हैं। यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करें लिपि कहलाती है ना। और हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हो जाती है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? यानी नाम ही से पता चल रहा है, समान अर्थ प्रकट करने वाले, यानी कि
समानार्थी। तो एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी आदि नाम से जाना जाता है। भाई आप जल कह लें या नीर कह लें या वारी कह लें या पानी कह लें, बात तो एक ही है, समान ही है। तो इस तरह से ये समानार्थी हो जाते हैं और इसकी परिभाषा भी आ जाती है। और ये भी कहते हैं कि या तो पर्यायवाची पूछ लेंगे या समानार्थी पूछ लेंगे, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि एक ही होते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो जनार्दन हो जाता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? अब विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला, यानी उल्टा। जैसे हमने कहा आपसे अच्छा तो आपने कहा बुरा, हमने कहा काला तो आपने कहा गोरा, हमने कहा ऊंचा तो आपने कहा नीचा, यानी क्या है, उसका अपोजिट बोल रहा है। जैसे कुछ लोगों की आदत भी होती है ना, आप कितना भी अच्छा कहो लेकिन उसका अपोजिट कर देंगे, वही बात वो क्या कर रहे हैं, वो विलोम अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो यानी किसी की भी बात मान लीजिए हमें शिक्षा ही देकर जाती है तो आप तुरंत कह लें ये विलोम बोल रहे हैं, ये विलोम शब्द कह रहे हैं। भाई हमने जब कहा ये चीज़ अच्छी है तो उनने क्या कहा ये चीज़ बुरी है। हमने कहा ये चीज़ या अगर कोई शख्स मोटा है तो नहीं ये पतला है। तो इस तरह से क्या हो गया, विलोम शब्द हो गए, यानी विपरीत हो गए। अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन यानी नवीन, इसका क्या हो गया, शब्द का जो विलोम है वो नवीन हो गया और उचित का अनुचित हो गया। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताएं। तो यश कीर्ति तथा भास्कर सूरज पर्यायवाची शब्द हैं। तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, यथा रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झूक, मूक, टोक, झंडा, अंडा, पंडा, संडा, डंडा और कंडा। ये सब एक जैसे जब शब्द बोले जाते हैं ना तो इनको तुकांत शब्द कहते हैं। कि तुकबंदी, जैसे इस तरह का गेम भी तो खेला जाता है कि हमने जो बोला उसी से मिलता जुलता आप बोले, फिर आपने बोला, फिर थर्ड पर्सन बोल रहा है, तो इस तरह से ग्रुप वाइज इसमें क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। तो ये तुकांत शब्द हो जाते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या हैं? तो भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे क्या कह रहे हैं, भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जो बिना वेतन काम करे तो अवेतनिक हो जाता है, जिसकी कोई उपमा ना हो तो अनुपम हो जाता है। यानी आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो वो कौन होता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो कौन सा हो जाता है, नास्तिक हो जाता है ना। तो इस तरह से मतलब हमने बहुत लॉन्ग बोल कर ना एक ही वर्ड में उसको बोल दिया, छोटे शब्द में। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अनेकार्थी शब्द हम लोगों ने देखा, ठीक है, लेकिन ये जो आपका जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो बिना वेतन काम करे वो अवेतनिक है। यानी क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हमने बहुत ये बोला कि जो बिना वेतन काम करे, देखिए बोलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने कहा अवेतनिक, तो यानी क्या हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अनेकार्थी शब्द क्या है, तो अनेकार्थी शब्द वो होते हैं, जैसे हमने कहा अंग, तो उसमें आपने कह दिया शरीर, शरीर का कोई अव्यय अंश है ना, या हमने कहा उच्च तो उठा हुआ, जोर का, श्रेष्ठ, तो ये क्या हो जाते हैं, अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तब आप ऐसे लिखेंगे, और जब अनेकार्थी शब्द आएंगे तब आप क्या करेंगे, तो जैसे हमने आपको बताया कि अंग का शरीर, शरीर का कोई अव्यय अंश, ये सब हो जाते हैं। थोड़ी सी चीज़ में चेंज हो जाता है आंसर, ठीक। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी में 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। विराम चिन्ह जो आपके, देखिए जैसे आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं,
अब बोल रहे हैं तो वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, आप तो ठहर जाएंगे। लेकिन जब आप लिखेंगे तब विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा कि क्या तुम जाते हो, तो हमने कहा क्या तुम जाते हो। हमने क्या कहा, हमने सेकंड पर्सन से, जो हमारे सामने वो पर्सन है, हमने उससे क्वेश्चन किया। तो जब क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया। हमने कहा तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम जा रहे हो। हमने उससे पूछा तुम कहाँ हो, वो भी हमने क्वेश्चन किया। लेकिन जब हमने कोई सेंटेंस कंप्लीट किया, सीता खाती है, सीता गाती है, तो हमने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन क्या है, हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो ये ज़रूरी नहीं सेंटेंस छोटा हो, सेंटेंस बड़ा हो, लेकिन जब हम उसको कंप्लीट करेंगे तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे। जैसे हमने कहा सीता खाती है, तो क्या लिखें, तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब हो गया सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम थोड़ा ज़्यादा ठहरेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं और अगर एक लय में हम बोलते चले जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, हमारी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी कि कहाँ पे ठहरना है, कौन सा सेंटेंस किसने कहा है। लेकिन जब हम विराम चिन्हों का यूज़ करते हुए ठहर ठहर के आपको कोई चीज़ बताएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मैम ने क्वेश्चन किया है कि क्या चीज़ है, कहाँ पे ठहरना है, दो लोगों का नाम लिया है, तो ये अलग अलग दो लोग हैं, क्योंकि जो विराम चिन्ह होते हैं इसमें अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विराम चिन्हों की बात हो रही है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बाकी हम डिटेल में और भी इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है, तो अल्प विराम का यानी जो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम। तो जब हम बहुत कम ठहरते हैं, जैसे हमने कहा मान लीजिए दो लोगों का नाम लेना है, तो राम श्याम, सीता गीता, तो ऐसा लगा कि हमने साथ में नाम ले लिया है। लेकिन हमने जब कहा सीता गीता, तो बीच में हम थोड़ा सा ठहरे, थोड़ी सी सांस ली, तो यानी ये क्या, ये कौन सा चिन्ह हम यूज़ करेंगे, तो अल्प विराम, यानी इस तरह से हम करेंगे, ठीक है, ये अल्प विराम हो जाता है। अब यहाँ पे आपका है राम को जगाओ मत सोने दो, राम को जगाओ मत सोने दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चिन्ह लगे हुए हैं इसमें कितना फ़र्क है। यहाँ पे देखिए राम को जगाओ, अब और मत सोने दो, यानी कि राम को जगा लो, उसको सोने नहीं दो। और सेकंड जो है राम को जगाओ मत, यानी राम को ना जगाओ और उसे सोने दो। अब एक ही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन जो चिन्ह लगा हुआ है, यानी जो विराम चिन्ह लगा हुआ है, जो आपका अल्प विराम है, इसके लगाने से कितना फ़र्क पड़ गया है ना, कि एक को कहा जा रहा है कि इसको ना जगाओ सोने दो, और एक में कहा जा रहा है इसको जगा दो, इसको नहीं सोने दो, तो इतना फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद हो जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जो विस्मयादि बोधक, जैसे आपने कोई दुख की बात सुनी, बहुत ही खुशी की बात सुनी, शोक, हर्ष, उल्लास, ऐसी कोई बात सुनी, जैसे आपने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो आप किस चिन्ह का यूज़ करेंगे, इस चिन्ह का। एक इस तरह से लाइन करेंगे और नीचे एक बिंदु लगाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा चिन्ह हो जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चिन्ह दे देंगे और पूछेंगे ये इस चिन्ह का नाम क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो जब आपको पता है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है और हर्ष, शोक, उल्लास, खुशी में ये यूज़ किया जाता है लास्ट में कि अरे वाह बहुत खुशी की बात है, और दुख में अरे ये क्या हो गया। तो ऐसे मतलब कोई भी आप ऐसे जैसे आश्चर्य वाली बात सुनेंगे तो ये चिन्ह का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन हो जाता है लेखन के प्रकार बताएं। तो लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेख, अनुलेखन तथा श्रुति लेखन होते हैं। सुलेख का मतलब सु प्लस लेख, क्या मतलब, सु प्लस लेख यानी सुंदर लेख हो जाता है। अनुलेख भी इसी से रिलेटेड होता है। और श्रुतलेख यानी क्या, श्रुतलेख नाम से ही पता चल रहा है कि सुनकर लिखना, जिसको इंग्लिश में डिक्टेशन और आम बोलचाल की भाषा में इमला बोलते हैं, है ना, कि
अध्यापक बोल रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। यानी आप कोई चीज़ हम जैसे आपके सामने वो चीज़ रखना चाहते हैं, कोई भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम लिख कर, जैसे हमने आपके सामने वो चीज़ पेश की तो लिख कर हमने पेश की, तो वो क्या हो जाता है? लेखन शिक्षण हो जाता है। और लेखन शिक्षण की विधियाँ बताएं तो जेकाटोर विधि हो जाती है, मॉन्टेसरी विधि हो जाती है, पेस्टोलॉजी विधि हो जाती है। वाक्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप से प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। यानी अब पूरा एक वाक्य आप बोल रहे हैं, है ना, तो या आप लिखित में उसे दे रहे हैं, तो यही वाक्य हो जाता है। वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य के प्रकार लिखिए तो वाक्य के देखिए सरल वाक्य हो जाते हैं, मिश्रित वाक्य हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। लेखन शिक्षण की दो विशेषताएं बताएं तो अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, परवाह में वक्ता हो, शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला हो जाता है। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन है? तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हो जाते हैं श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति। कौशल भाई, श्रवण माने सुनना, है ना, वही है सुबह पाली सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। और क्या हो जाता है? अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। अब जैसे आपने कहा कि मैम यहाँ पे तो क्वेश्चन चेंज है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे दिया जाएगा, लेकिन आपको जब उसके बारे में फुली नॉलेज है तो कहीं पे दिक्कत होने वाली नहीं है। अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो अनभिज्ञ का सुविज्ञ, मुक्त का बंधन। छत्रंज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये संयुक्त हो जाते हैं, यानी जुड़े हुए हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो 4 होती है। ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ या अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगन इत्यादि। अनुस्वार, अनुनासिक, यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, यानी अनुस्वार में एक ना है। क्या है? अनुस्वार में एक ना है, इसलिए चंद्र बिंदु। और अनुनासिक, अनुनासिक देखिए यहाँ पे 2 ना है, यानी एक ना के जगह पे आप चांद बना दें और दूसरे ना पे आप एक बिंदु रख दें, तो इसको समझना देखिए कितना आसान हो गया ट्रिक से। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, वरना इसमें तो बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। भाई अनुस्वार में एक ना है तो इसलिए एक बिंदु ऊपर लगाएंगे, और अनुनासिक में 2 ना है इसलिए चंद्र बिंदु हम लगाएंगे। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपिक कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपको पता है 4 होती है। कौन कौन सी होती है? शा, सा, सा और हा होती है। इनको बोलने से मुख में रगड़ होती है और सीटी जैसी निकलती है, गर्म वायु निकलती है। लो हो गया, है ना। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, तो एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जो छोटा, छुटी, छोटो और ऋण हो जाता है। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो उपेक्षा यानी अवहेलना और अपेक्षा यानी आशा। सुधा पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा अमृत और पंकज कमल। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उस वाक्य को रेखांकित वाक्य कहते हैं। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का गगन, नभ और आसमान और अंबर हो जाता है। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ आओ दोनों स्वर वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा, हा है।
संधि में यानी संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम लिखिए। तो संधि विच्छेद, संयोग वियोग। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। स्वराघात किसे कहते हैं? तो उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण का उदाहरण देख लेते हैं। पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ला। देखिए आपने किया तो दोनों ओर से हवा निकल गई। लिपि को परिभाषित कीजिए। तो भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य, अनार्य, उन्नति, अवनति। कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। सधाता कारक का अर्थ है करने वाला। ऐसी वस्तु जिनका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को वर्णों यानी वाणों से मारा। इन वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा वाण ये शब्द कारक है। अपादान कारक का चिन्ह से साथ अलग होने के योग है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए, ये तो आपको याद ही होगा, है ना? नहीं याद है, हम आपको याद करा देंगे ट्रिक के माध्यम से, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। हर एक चीज़ आपको सरल भाषा में बताई जाएगी, ट्रिक्स के माध्यम से भी बताई जाएगी, फिर भी उस पर और भी डिस्कस करी जाएगी। यानी आपको क्या, आपके माइंड में चीज़ों को यानी सेट करना ही हमारा मेन मकसद है। आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कहीं पे कोई डाउट ना रहे, भले एक चीज़ को 10-10 बार बोलना पड़े। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।